Hello, welcome back with the new video, new class. In the last class, we have studied law of dominance and segregation, which were developed from the observation on monohybrid growths, which Mendel performed. In this class, we'll study incomplete dominance. जैसा कि हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा था कि plant with the tall phenotype with the homozygous dominant homozygous genotype when crossed with the homozygous dwarf phenotype, तो जो F1 प्रोजेनी हमको मिली थी that was tall with capital T and small t genotype. But when this experiment on peas was repeated using other plant, तो it was found कि F1 phenotype did not resemble the either of the two parent, और वो was in between two. जैसा कि अभी तक हम बोल रहे थे कि डोमिनेंट जो ट्रेड्स जो हैं वो क्या नहीं हो रहे हैं, ट्रेड्स हम बोल रहे थे ट्रेड्स आर नॉट ब्लेंडिंग, बट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर इज कि फिनोटाइप जो है, जैसे यहाँ पर पेरेंट्स वर रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर विद द होमोजाइगस जीनोटाइप, बट जो F1 जनरेशन हमको मिल रही है वो पिंक कलर की है. सो नीदर तो ये हमारी डोमिनेंट पेरेंट जैसी है, ना ही ये हमारी रिसेसिव पेरेंट जैसी है. यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स जो हो रहे हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं. ओके, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन, जिसको कॉमन नेम है, is a good example to understand the incomplete dominance in a cross between true breeding red flower and true breeding white flower, since they are homozygous for that particular trait. So parent का कौन सा जीनोटाइप था? कैपिटल R with the red flower and with the homozygous वाले का स्मॉल r with the वाइट फ्लावर इन्होंने लिया था. एंड जब उसका क्रॉस पोलिनेशन करके करा तो F1 जनरेशन जो हमको मिली दैट इज पिंक फ्लावर. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कैपिटल T स्मॉल t होगा तो हमको टॉल फिनोटाइप ही दिखेगा, बट इन कंट्रास्ट टू दैट हमको जो यहाँ दिख रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो पिंक दिख रहा है, जो कि किसी भी पेरेंट्स के साथ मैच नहीं हो रहा है. फिर जब व्हेन दिस F1 जनरेशंस प्लांट को जब सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो इट वाज ऑब्जर्व कि जैसे हमने एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि पुनेट स्क्वायर कैसे बनाना है, तो हमको पता है कि यहाँ से देयर विल बी टू टाइप ऑफ गैमेट फॉर्मेशन विद द वन विद द कैपिटल R allele and one with the small r allele. Similarly, in the male, capital R and small r, and they can randomly fuse. So हमको 4 टाइप्स ऑफ गैमेट ऑब्जर्व होंगे, कैपिटल R, स्मॉल r and 2 with the heterozygous combination. सो जो कैपिटल R था उसमें हमको फिर से रेड फ्लावर दिखा. जो रिसेसिव होमोजाइगस था देयर वी ऑब्जर्व द white color flowers, and in the heterozygous condition again we observe the pink flower कलर के फ्लावर हमको ऑब्जर्व हुए. सो रेशियो क्या हुआ? 1:2:1. ये फिनोटिपिक रेशियो है. 1 फॉर रेड, 2 फॉर पिंक, 1 फॉर वाइट. सिमिलरली हमारा जीनोटिपिक रेशियो भी क्या है? 1:2:1. 1 for homozygous dominant, 1 for homozygous recessive, and 2 for the heterozygous condition. So हमारा
इनिशियली रेशियो क्या था, जीनोटिपिक रेशियो था 1:3:1 और फिनोटिपिक रेशियो था 1:2:1, जो अर्लियर केस में हमने पढ़ा था। पर यहाँ पर हमारा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 ही है, सिमिलर है ये रेशियो। ठीक है, यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो वर एग्जैक्टली एज इन एक्सपेक्ट, जैसा कि हमको मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखता वैसा ही है, लेकिन द फिनोटिपिक रेशियो हैज़ चेंज फ्रॉम 3:1 डोमिनेंट रिसेसिव रेशियो से चेंज हो गया। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट आर, कैपिटल आर, हमारा जो डोमिनेंट अलील है, इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर दी स्मॉल आर, ये इसको डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द कैपिटल आर स्मॉल आर एज पिंक फ्रॉम जो डोमिनेंट होमोजाइगस जो कि रेड था, एंड दी रिसेसिव होमोजाइगस जो कि वाइट था। सो इसका रीज़न क्या है कि हमारा डोमिनेंट अलील इज नॉट एबल टू सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल आर अलील। सो तो यहाँ पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि कैसे एक्सप्लेन करें द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। फिर हम तो ये कहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील डोमिनेंट, कुछ रेसेसिव होते हैं। सो इसके लिए हमको जीन, अपने आप को जीन कैसे एक्सप्रेस करती है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस होती है एज अ पर्टिकुलर ट्रेट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारा क्रोमोसोम, जब हम बात करते हैं वी आर ह्यूमंस, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो जो हर एक क्रोमोसोम है वो 1 फ्रॉम द मदर एंड 1 फ्रॉम द फादर, ऐसे दो सोर्सेस से आता है और हम डिप्लॉयड हैं। सो वी हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन, यानी जो कि हम बोल सकते हैं 2 पेयर ऑफ एलील्स होते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा आइडेंटिकल होंगे, जैसे कि हमने हेट्रोजाइगोट्स के केस में ये देखा कि दे आर नॉट आइडेंटिकल। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू चेंजेस जो हुए हैं ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, और ये हम आगे पढ़ेंगे म्यूटेशंस की वजह से, इसकी वजह से उसने उसको मॉडिफाई कर दिया है अलील की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सो अब जो उसमें चेंजेस हुए हैं जीन में, उसका इफेक्ट फर्दर क्या आ सकता है। इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विद एन एग्जांपल ऑफ considering that gene code for an enzyme, we have 2 copies of that gene, 2 allelic forms of gene. So one copy is normal and produce the normal enzyme जो कि that is required for the transformation of substrate. Right now we are considering that gene as an enzyme that converts substrate to product. सो 1 इज़ नॉर्मल और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। थ्योरेटिकली अब जो जीन सेकेंड एलील जो हमारी मॉडिफाई हुई है, दैट मे बी नॉर्मल और लिटिल बिट लेस एफिशिएंट देन दी फर्स्ट एलील, और इट मे बिकम नॉन फंक्शनल, वो अपना प्रोडक्ट बनाए ही ना, या फिर वो एज एन एंजाइम फंक्शन ही ना कर पाए। सो ईदर ऑफ द केस जो हमको प्रोडक्ट दिखेगा या प्रोडक्ट वो बनाएगा, दैट विल बी लेस, है ना, एज कंपेयर टू द अर्लियर केस। सो जो फर्स्ट केस था, जब हमने कहा कि वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है, तो मॉडिफाइड एलील in the first case, when first case was कि वो
इक्विवेलेंट फंक्शन कर रही है टू द अनमोडिफाइड एलील, सो सेम फिनोटाइप आएगा, क्योंकि वो सब वो काम कर रही है दैट जीन वाज सपोज टू डू। सो हमारा सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ऐसा होगा। सच एन इक्विवेलेंट पेयर बहुत ही कॉमन है, बट अगर दैट मॉडिफिकेशन और म्यूटेशन प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, जो कि हमारा केस नंबर 2 and 3 था, तो फिनोटाइप इफेक्ट होगा हमारा। एंड सिंस द फिनोटाइप इज डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड अलील, अब वो सिर्फ एक ही जो अलील था उसके फंक्शन पे डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। The unmodified allele which represent the original phenotype, now this will function as the dominant allele and the modified will be recessive allele. Hence, in the example above, the recessive trait is due to non-functional enzyme or no enzyme is produced. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देके they'll try to make us understand कि कैसे कोई जीन फंक्शन करती है एज अ डोमिनेंट एलील एंड अ रिसेसिव एलील, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उसमें कुछ चेंजेस, उसमें कुछ म्यूटेशंस आ गए हैं जिसकी वजह से दैट पर्टिकुलर जीन इज अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन इट वाज सपोज टू परफॉर्म। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज functioning now as a recessive allele or a dominant allele. Next, one of the situation when our dominant allele is unable to suppress the expression of the recessive allele is, till now we were discussing the cross between where the F1 resembled either of the two parent, dominant parent, or it was a combination, जैसे pink color के flower we have observed in the incomplete dominance, but in case of codominance क्या होगा, F1 generation will resemble both the parents। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हम ब्लड टाइपिंग करते हैं, वी हैव ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए माइनस, बी माइनस, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुपिंग। सो ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल कौन करता है, जीन आई कंट्रोल करती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स पे क्या होते हैं, शुगर्स पॉलीमर जो प्रोट्रूड करते हैं उनके सरफेस पे, और उनका काइंड ऑफ शुगर कौन सा होगा वो कंट्रोल करती है जीन। जीन आई के 3 एलील्स हैं, अभी तक हमने 2 ही पढ़े थे, बट इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप्स देयर आर 3 एलील, IA, IB and IA. So IA and IB are, capital IA and capital IB are the dominant allele and the small I is the recessive allele. The dominant allele produce slightly different form of sugar, while हमारा जो recessive है does not produce any sugar, ठीक है। सिंस हम ह्यूमंस हैं एंड ह्यूमंस जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आउट ऑफ 2-3 हमारे पास 2 सेट्स ऑफ 2 सेट होंगे, आउट ऑफ 3 एलील्स से 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे। इधर इट विल बी IA, IB और IA, I का कॉम्बिनेशन और IB, I का कॉम्बिनेशन, II, मतलब there will be combination and our IA, ये जो हमारे कैपिटल IA और कैपिटल IB है ये completely dominant over है हमारा स्मॉल I। so in other words, अगर there is combination of capital IA and small I are present, so only capital IA will express। since हमारा small I gene doesn't produce any sugar, so जो एक्सप्रेस हो रहा होगा वो कैपिटल IA एलील एक्सप्रेस होगा। ऐसा ही केस कब होगा, जब कैपिटल IB और स्मॉल I एलील प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे भी कैपिटल IB एलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, सिंस हमारा स्मॉल I एलील इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी शुगर। बट इन केस ऑफ कैपिटल IA एंड कैपिटल IB एलील,
both will present together on the surface of RBC and वो अपना एलील एक्सप्रेस, दोनों की शुगर मोलिक्यूल विल बी प्रेजेंट। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दे आर को डोमिनेंट एंड नन ऑफ देम इज एबल टू सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। हेंस रेड ब्लड सेल्स जिसमें बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप होगा, उसमें बोथ टाइप्स ऑफ शुगर्स प्रेजेंट होंगी। एंड जैसे कि हमने पहले कॉम्बिनेशंस की बात करी है, सिंस देर आर 3 डिफरेंट एलील, देर विल बी 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलील्स जो कि पॉसिबल होते हैं और ब्लड टाइपिंग ऐसे करते हैं। तो ये पूरा टेबुलेटेड फॉर्म में बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एलील जो पेरेंट 1 से आएंगे, एलील जो पेरेंट 2 से आएंगे, और इनके रैंडम कॉम्बिनेशन बन के जीनोटाइप और ब्लड टाइपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल IA आता है पेरेंट 1 से और कैपिटल IA आता है पेरेंट 2 से, तो जीनोटाइप बनेगा ये, और फिनोटाइप क्या होगा? A ब्लड ग्रुप। सो A और B आ रहा है तो AB ब्लड ग्रुप, I और I आ रहा है तो सिंस कोई भी शुगर एक्सप्रेस नहीं हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ RBC, तो ब्लड ग्रुप O हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारे जीनोटाइप डिटरमाइन करके वी कैन डिटरमाइन द फिनो ब्लड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो वी हैव रियलाइज्ड कि जो AB ब्लड ग्रुप में हमको क्या मिला है, मल्टीपल एलील्स मिले हैं। सो जैसे पहले हमने मेंडल के एग्जाम्पल पढ़े थे, देयर वर 2 एलील ओनली, वन वाज कोडिंग फॉर टॉल फिनोटाइप एंड वन वाज कोडिंग फॉर ड्वार्फ। तो कैपिटल T और स्मॉल t, दो ही तो एलील्स पढ़ रहे थे ना। बट इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप हमने देखा देयर आर मल्टीपल एलील एंड तीनों ही एलील गवर्न कर रहे हैं एक कैरेक्टर को। ठीक है, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन हमको ऑब्जर्व होंगे पॉपुलेशन में। एंड हो सकता है कि हमको ये मल्टीपल एलील ऑब्जर्व कब होते हैं? जब हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं। ठीक है। हम्म अभी नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ओकेजनली a सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि एक जीन जो है वो एक ही फिनोटाइप को अफेक्ट करेगी, वो मोर देन वन फिनोटाइप को भी अफेक्ट कर सकती है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टार्च सिंथेसिस जो होता है इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज़ 2 allele कैपिटल B एंड स्मॉल b। एंड स्टार्च सिंथेसिस जो होगा वो इफेक्टिवली होगा जब डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में होगा और जो लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। बस और इसका इन्वर्स या कंट्रास्ट हमको वी ऑब्जर्व इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। इन दैट केस लेस एफिशिएंटली स्टार्च सिंथेसिस होता है और बहुत छोटे स्टार्च ग्रेन्स हमको ऑब्जर्व होते हैं। सो आफ्टर मैच्योरेशन जो सीड्स बनेंगे फ्रॉम दी होमोजाइगस डोमिनेंट सीड्स, तो वो होंगे राउंड, और स्मॉल बी यानी होमोजाइगस रिसेसिव से जो हमको मिलेंगे दैट विल बी रिंकल्ड वन। अब जो हेट्रोजाइगोट्स वाला कंडीशन है दैट प्रोड्यूस राउंड सीड्स, क्योंकि वहाँ पर B is the dominant allele, but the starch grain produced are of intermediate size. So, starch grain size is considered as the phenotype from that an angle, and alleles show incomplete dominance. So, यहाँ पर हमारा जो स्टार्च सिंथेसिस में जो एलील्स या जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कंट्रोलिंग दी, क्या कंट्रोल कर रहा है? एक तो स्टार्च का सिंथेसिस प्लस शेप ऑफ द सीड। तो कैपिटल B जीन जो है वो बड़े साइज ऑफ स्टार्च सिंथेसिस ग्रेन्यूल्स बना रहा है और राउंड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना।
बट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमने देखा कि जब कैपिटल बी और स्मॉल बी था तो शेप तो राउंड है, बट हमारा स्टार्च का जो ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं दैट आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। ऐसा इंटरमीडिएट वाला हमने कब ऑब्जर्व किया था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, यानी कैपिटल बी एलील स्मॉल बी एलील को इनकम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है इन स्टार्च की साइज में, और कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है शेप, बिकॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि वो हेटेरोजाइगट है, वो अभी भी राउंड शेप में ही प्रेजेंट है। सो यहाँ से हमने क्या इन्फर करने की कोशिश करी कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और प्रोडक्ट, है ना। इट हैज़ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इसमें। सो इट डिपेंड ऑन मच ऑफ द जीन प्रोडक्ट जो उससे बन रहा है और क्या उससे पर्टिकुलर फिनोटाइप डेवलप हो रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। ये जीन कोड कर रहा है एक इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन, और वो डाउनस्ट्रीम क्या इफेक्ट दिखा रहा है दैट डिपेंड अपॉन दैट प्रोटीन, और फर्दर फिनोटाइप उससे क्या डेवलप होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सो जब एक जीन मोर देन वन फिनोटाइप को इफेक्ट करती है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक इफेक्ट। यहाँ पर हमने देखा कि बी ये जीन है जो एलील है, दैट इज कंट्रोलिंग द साइज ऑल्सो एंड द स्टार्च का सिंथेसिस ऑल्सो। सो more than one same genes can influence the more than one phenotype of the same gene. This we have studied. So आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी एग्जाम्पल पढ़ा ऑफ द स्नैपड्रैगन प्लांट का, कि कैसे उसमें पिंक फ्लावर मिलते हैं, उनका जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, और कैसे वन पर्टिकुलर जीन कभी डोमिनेंट की तरह बिहेव करती है और क्यों कोई एज अ रिसेसिव की तरह फंक्शन करती है। दिस वी हैव स्टडीड। ऑल्सो वी हैव स्टडीड द कोडोमिनेंस फीचर वेयर both the allele express itself, and the multiple alleles के बारे में हमने पढ़ा आज, and the pleiotropic effect की same gene can affect more than one phenotype. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe the ABCs of biology. Thank you so much. Rest will study in the next class.